नीरजा चेन्नई में अपने बड़े से फ्लैट में अकेली रहती थी। पति मुकुल पिछले 6 महीनों से यूएसए में जॉब के सिलसिले में रह रहे थे। यार मुकुल, मैं कोई जॉब सर्च कर लेती हूँ, अकेले ऐसे ही बोर हो जाती हूँ। यही यार नीरजा, तुम्हें पता है ना, मेरे पापा तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। तुमसे कहा भी था, कुछ दिनों की बात है, या तो अपनी मम्मी के पास चली जाओ या मेरे घर चली जाओ, मगर तुम नहीं मानी। अब तो बस 1-2 महीने की बात और है, फिर मैं वापस इंडिया आ ही जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना था। अगर मैं अपने घर जाती तो वहाँ लोग पूछ कर परेशान कर देते कि ससुराल छोड़कर आ गई हो, और तुम्हारे घर जाती तो तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। इसीलिए यहाँ चेन्नई में रुकने का फैसला किया था, मगर अब ये 1-2 महीने निकालना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। सोच रही हूँ मम्मी के पास चली जाऊँ। अरे बातों बातों में तुम्हें ये बात तो बताना ही भूल गया कि पापा के एक दोस्त का घुटने का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें डॉक्टर ने कुछ दिन चेन्नई में ही रुकने की सलाह दी है। इसलिए पापा ने उन्हें अपने घर का एड्रेस दे दिया है। तुम उनका ख्याल रख लोगी ना? अब यार ये क्या मुसीबत है। चलो, अकेले रहने से अच्छा है कोई तो यहाँ रहेगा। अगले दिन सुबह जैसे ही दरवाजे की घंटी खुली, नीरजा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति खड़े थे। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और हक से घर के भीतर दाखिल हो गई। नीरजा कुछ बोल पाती उसके पहले उन्होंने अपने पति को पलंग पर लिटाया और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाकर ले आए। उसका यह व्यवहार नीरजा के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था, मगर जैसे ही उसने चाय का एक सिप लिया, इतनी स्वादिष्ट चाय उसने पहले कभी नहीं पी थी। आप बताइए, खाने में आप लोग क्या खाएंगे? वही बना लूंगी। बेटा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोग परेशान मत हो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। घर की तरफ से तुम निश्चिंत हो जाओ। कहते हुए वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराकर उस बुजुर्ग की ओर देखने लगी। वो बुजुर्ग भी मुस्कुराया और बोला, आज बहू को तुम्हारे हाथों से स्पेशल कीमा और लाल सूप बनाकर खिलाओ। मुझे भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, शायद उसके बाद थोड़ी ही देर में हाथ पैरों में ताकत आ जाए। महिला ने हाँ में गर्दन हिलाई और झोला उठाकर बाजार के लिए निकल गई। बताइए आपको क्या सामान चाहिए, मैं ला देती हूँ। मगर वो महिला नहीं मानी और कुछ सामान लेकर आई। किचन का दरवाजा अंदर से बंद करके खाना बनाने लगी। नीरजा को ये सब अजीब लगा, मगर जब उनके हाथ का बना हुआ खाना खाया तो उंगलियां चाटती रह गई। लाल सूप तो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा पिया था, मगर वो इतना स्वादिष्ट सूप था कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सूप इतना स्वादिष्ट हो सकता है। खाना खाने के बाद नीरजा बोली, आपके हाथों में वाकई बहुत स्वाद है, मुझे ये बनाना सिखा देंगी? जरूर। शाम को जब नीरजा सोसाइटी के गार्डन में पहुंची तो वहां पर पुलिस की भीड़ थी। एक 5 साल का बच्चा जो सुबह से गायब था, उसके खून से सने हुए कपड़े डस्टबिन में मिले थे। ये देख नीरजा का मन खराब हो गया। वो तुरंत ही अपने घर आ गई। घर का नजारा देख वो हैरान रह गई। पूरे घर में अंधेरा था और वहां पर ढेर सारे चमगादड़ उड़ रहे थे। बुजुर्ग अंकल आंटी के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। ये देख डर के कारण उसने आंखें बंद कर ली और उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज सुन के वो बुजुर्ग महिला कमरे से बाहर आई। उसे देख एक पल के लिए नीरजा को देख उसका चेहरा सफेद हो गया। फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? ये देखिए कितने सारे चमगादड़ हैं, ऐसे ही उड़ रहे हैं, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। उनकी बात सुनकर नीरजा ने आंखें खोली तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अरे अभी तो यही थे, पर कुछ भी नहीं है। शायद तुम थकी हो, जाकर आराम कर लो। उनके कहने पर नीरजा अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर में ही उसकी नींद लग गई। देर रात घर में कुछ आहट हुई तो उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग दंपत्ति घर से बाहर जा रहे थे। नीरजा को उनका यूं रात में जाना कुछ ठीक नहीं लगा। वो उन्हें आवाज देकर रोकने ही वाली थी कि उस बुजुर्ग महिला ने पीछे मुड़कर देखा। उस महिला का चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके कंधे पर चमगादड़ लटकी हुई थी और सर पर सांप का ताज था। ये नजारा देख नीरजा बेहोश हो गई, मगर वो महिला रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी।
अगली सुबह जब नीरजा उठी तो दोपहर के 12 बज रहे थे और उसे कुछ भी याद नहीं था। महिला किचन में काम कर रही थी। सॉरी आंटी, आज मैं बहुत देर तक सोती रही। पता नहीं क्यों सर बहुत भारी हो रहा था। नीरजा बेटा, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम हॉल में अपने अंकल के पास जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी, आप मेरे घर में मेहमान हैं, मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए और उल्टा आप ही मेरी देखभाल कर रही हैं। आप जाकर अंकल के साथ बैठिए, बचा हुआ लंच मैं तैयार कर दूंगी। बेटा, अब यहाँ कौन मेहमान है और कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जी आंटी, आप क्या बोल रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। तुम्हारे अंकल को मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए मैं ही बनाती हूँ। तुम चलो, बस थोड़ा ही काम बाकी है। नीरजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन पर मुकुल का फोन आने लगा। उसका फोन देख नीरजा को याद आया कि पिछले 2 दिनों से उन लोगों ने बात ही नहीं की है। उससे बात करने के लिए वो कमरे से निकली तो फोन कट गया। वो दोबारा फोन ट्राई करने लगी मगर फोन नहीं लगा। तभी आंटी ने उसे बाहर से आवाज दी। आंटी ने आज फिर खाने में लाल सूप बनाया था, मगर आज नीरजा को उसे पीने के बाद एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आंटी, आज ये बहुत अजीब लग रहा है। अजीब? ये तो कल से भी बहुत टेस्टी है, क्योंकि कल तो कच्ची कली का था, आज तो पके फल का है। कहते हुए वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। मगर आज नीरजा बिना खाना खाए ही उठ गई और अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अपने पलंग पर लेट गई। कुछ पल में उसे नींद आ गई, मगर तभी उसे अपने कानों के पास किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। उसमें जाकर खोलकर देखा तो वहां पर उन आंटी का कटा हुआ सिर था और वो नीरजा को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देख नीरजा की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन दोनों पति पत्नी उसके कमरे में आ गए। आंटी को सही सलामत देख नीरजा को यकीन नहीं हुआ और वो कभी अपने पलंग पर तो कभी आंटी को देख रही थी। आंटी, अभी कुछ पल पहले तो। कुछ पल पहले क्या बेटा? ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं लगा। बेटा, पिछले बहुत दिनों से अकेली रह रही हो, शायद इसीलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। अब हम आ गए हैं ना, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी आराम करो। कहते हुए वो अंकल आंटी उसके कमरे से बाहर चले गए, मगर नीरजा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। देर तक वो अपने कमरे में लेटी रही। रात हो चली थी, लंच भी उसने ठीक तरह से नहीं किया था, तो उसे भूख लगने लगी थी। वो अपने कमरे से बाहर आई तो पूरे घर में अंधेरा था। वो लाइट चालू करने की कोशिश करने लगी, मगर कमरे में रोशनी नहीं हुई। लगता है लाइट चली गई है, मोमबत्ती ढूंढती हूँ। बोलते हुए उसने मोबाइल की रोशनी में मोमबत्ती निकालने के लिए जैसे ही ड्रॉर खोला, ड्रॉर के अंदर एक कटा हुआ हाथ था और उस हाथ से खून बह रहा था। तभी उसे ड्रॉर से एक एक करके शरीर के सभी अंग बाहर आ रहे थे और फिर एक एक करके आपस में जुड़ने लगे। वो शरीर आंटी का बन चुका था। तुम तो यार चैन से सोने भी नहीं देती हो। अब बहुत हुआ, तुम्हें सच पता चल चुका है, अब तुम्हें मरना ही होगा। कहते हुए वो आंटी ने गुस्से में नीरजा की ओर देखा तो नीरजा चाकू उठाकर खुद को ही हर्ट कर रही थी। उसने एक एक करके अपने शरीर के अंगों को अलग कर दिया। नीरजा के बहते हुए खून को इकट्ठा करके आंटी बोली, सुनो, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आप मेरे लिए लाल सूप बनाएंगे ना? तभी नीरजा के मोबाइल पर मुकुल का मैसेज आया। नीरजा, पिछले 2 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क के बाहर है। पापा के जो दोस्त आने वाले थे वो लोग नहीं आ रहे हैं। अब तो हमें कहीं और चलना होगा।
किसी और के घर मेहमान बनकर क्यों ना हम आ जाएं आपके घर।